सभी को नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में अभी तक हम पढ़ चुके हैं चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव व्यवस्था, जो सबसे आगे वही जीते और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना। और आज हम करने वाले हैं भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली अपनाने के कारण। दूसरा मुख्य बिंदु रहेगा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। फिर पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार। और आज के मुख्य बिंदु पढ़ने के उद्देश्य होंगे: विद्यार्थी चुनाव में दिए जाने वाले आरक्षण की प्रासंगिकता को समझ सकेंगे, वे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व को जानेंगे, वे विभिन्न राजनीतिक अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, वे चुनाव आयोग की भूमिका को समझने में सक्षम होंगे और वे चुनाव सुधारों की आवश्यकता को भी जान पाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली अपनाने के कारण। प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई, इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, परंतु हम समझ सकते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी छोटे देश के लिए तो लागू हो सकती है, पर भारत जैसे विशाल देश के लिए इसे लागू करना बहुत कठिन है। तो इसलिए पहला कारण आ गया भारत की विशालता, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसे लागू करना आसान नहीं है। तो हमने इसी प्रणाली को अपनाया, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को। दूसरा कारण है सरल प्रणाली। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली एक सरल प्रणाली है उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है। इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं कि भाई इतने मतदाता हैं और उन्हें मत डालना है, उनके सामने ये उम्मीदवार हैं, इनमें से किसी एक उम्मीदवार को चुनना है। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है, तो इसलिए बड़ी सरल प्रणाली है। और तीसरा कारण है संतुलित प्रणाली। यह एक संतुलित प्रणाली है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी दे सकता है। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। तो यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। तो इस प्रकार से अगला कारण भी हम बता सकते हैं कि दलों के अलावा उम्मीदवारों का भी महत्व इस प्रणाली में दिखाई देता है। और अगला कारण है उत्तरदायी प्रतिनिधित्व। प्यारे बच्चों, इस प्रणाली के द्वारा हमें उत्तरदायी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अन्य चुनाव प्रणालियों में, जैसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मतदाताओं का किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन तो पार्टी ही करती है और वो दी गई सूची के अनुसार ही जितने % उन्हें वोट मिलते हैं उसी के अनुसार वो अपने उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर देती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है
और उसे उत्तरदायी वोट ठहरा सकते हैं। और अगला कारण है विभिन्न सामाजिक वर्गों का एकजुट होना। इस प्रणाली में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में आ रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है और यही कारण रहे हैं जिसकी वजह से सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। अगला मुख्य बिंदु है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। अगला मुख्य बिंदु है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि चुनाव में आरक्षण क्यों? क्या आवश्यकता है चुनाव में आरक्षण करना? इसके लिए हम कुछ कारण बता सकते हैं। सर्वाधिक वोट मिलने पर जीत प्रणाली होना, ये भी एक कारण है। इससे क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उस उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर देते हैं। परंतु इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो सकता है। यह भारतीय परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी थी। परंतु आज़ादी के पश्चात यह अनुभव किया गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली से समाज और देश में विभाजन का खतरा है। इसलिए आरक्षण की नीति को अपनाया गया। पिछड़े वर्गों की कम संख्या होना भी इसके लिए एक अलग से कारण है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, शुरुआत में इसे 10 वर्ष के लिए किया गया था, परंतु ये प्रत्येक 10 वर्ष में संविधान में संशोधन के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं और वर्तमान में 2019 में 104वें संशोधन के अनुसार इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यद्यपि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति अभी रद्द कर दी गई है, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित ही रहेंगी। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण बिंदु पर चर्चा करने के पश्चात यह प्रश्न तो अवश्य आपके दिमाग में उठा होगा कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और यह कौन तय करता है या किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था लेती है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। इसका गठन राष्ट्रपति करता है और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसे हम परिसीमन कहते हैं। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन करने के बाद यह आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अगला मुख्य बिंदु है
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। प्यारे बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब सभी नागरिक बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ सकें और मतदान भी कर सकें। इस प्रकार से इस मुख्य बिंदु को हम दो बिंदुओं से समझेंगे। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? इसका अर्थ है एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात सभी नागरिकों को मत डालने का अधिकार प्रदान करना, अर्थात बिना किसी जाति, शिक्षा, लिंग, समुदाय, भाषा, रंग या किसी भी अन्य भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार प्राप्त होना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। 1989 तक 21 वर्ष को न्यूनतम आयु माना जाता था मतदान के लिए, परंतु 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार से सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, अर्थात सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा का यदि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 30 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित की गई है, परंतु यदि हम स्थानीय शासन का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 21 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। परंतु चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाता है। प्यारे बच्चों, चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्रता से करवाने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार की गई है और यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई है, जिसमें लिखा हुआ है, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। भारत के निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया है। 1989 तक निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई, परंतु इसे फिर से चुनाव के पश्चात 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और इस प्रकार से अब यह 3 सदस्यीय अर्थात बहुसदस्यीय हो गया है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा भी देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले खत्म हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ना हटा सके जो चुनाव में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति ही हटा सकता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। इसके पास काफ़ी सारे कार्य हैं और शक्तियां हैं, जैसे कि चुनाव का पूरा प्रबंधन, निर्देशन व नियंत्रण करना। चुनाव आयोग मतदाता सूचियां तैयार करता है और उनको अपडेट भी करता रहता है। चुनाव का समय निर्धारित करता है,
चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इसमें चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, चुनाव परिणाम की घोषणा, ये सभी कार्य चुनाव आयोग के ही हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह प्रदान भी करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगे कि मतगणना पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं है तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और काफ़ी शक्तिशाली आयोग है। प्यारे बच्चों, अभी तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। 2019 में लोकसभा के 17वें आम चुनाव करवाने के पश्चात हम इतने वर्ष के अनुभव लेने के पश्चात यह कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक अपना कार्य किया है। और अब चलते हैं आज के आखिरी मुख्य बिंदु पर, चुनाव सुधार। प्यारे बच्चों, यद्यपि हमने देखा कि भारत में चुनाव सफलतापूर्वक करवाए जाते हैं, परंतु फिर भी काफ़ी सारी कमियां चुनाव में देखी जाती हैं, क्योंकि चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। परंतु पिछले 66 वर्षों के अनुभव के बाद भी हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। यदि हम बात करें तो लोकसभा के पहले चुनाव 1951-52 में करवाए गए। इसके पश्चात हम लगभग 70 साल का अनुभव हम ले चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कमियां देखी गई। तो चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इसमें से कुछ सुझाव हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहला सुझाव आप देख सकते हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि कई बार सीटें कम होने पर भी वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है, लेकिन सीटें कम होने पर उस पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता। दूसरा सुझाव हम दे सकते हैं कि संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। यद्यपि आप जानते हैं कि स्थानीय शासन में यानी कि लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स, 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, लेकिन अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में इसका कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद चलते हैं अगले सुझाव में। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। यद्यपि एक उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कठोर नियम बनाए जाने जरूरी हैं। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस अगर उसके अगेंस्ट पेंडिंग है तो, भले ही उसने उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा यदि ऐसा होता है। एक सुझाव हम दे सकते हैं, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसी पार्टियों को बैन कर देना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं या इस तरह की राजनीति करते हैं। अगला सुझाव, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। तो ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सुझाव सोच सकते हैं, दे सकते हैं।
विभिन्न प्रकार के कानून बनाने के सुझाव हम दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये मुख्य बिंदु हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब बारी है गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें और दोहराई करें। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों अपनाई गई है? दूसरा प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन तथा इसके कार्यों का वर्णन करो। पांचवा प्रश्न है, भारत में चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।